हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का है, जिसमें टॉपिक है, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, यूनिट 5 है और टॉपिक का नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक वितरण प्रबंध इसका पार्ट 3 है। इसके मैंने जो 2 पार्ट में आप लोगों को भौतिक वितरण के बारे में बताया है, जिसका भौतिक वितरण क्या होता है उसके बारे में, और भौतिक वितरण के जो भूमिका है विपणन जगत में वो क्या है, उसके उत्तरदायी व्यक्ति कौन है, भौतिक वितरण का क्या लक्ष्य होता है और भौतिक वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उसकी प्रणालियाँ कौन कौन सी है और वितरण माध्यम से क्या संबंध है। ये सारे टॉपिकों का मैंने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कशन किया है। अगर आपने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेंगे, ताकि आपको जो ये थर्ड पार्ट है वो लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले फिर भी आप लोगों को मैं भौतिक वितरण का जो है मीनिंग बता देती हूँ। भौतिक वितरण मतलब ये होता है कि सही समय पर सही स्थान पर और सही माल का क्या करना, उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। इसके संबंध में जो सारी क्रियाएं की जाती है वो प्रबंध के अंतर्गत, भौतिक वितरण का प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो आइए स्टूडेंट, आज अपन जो है भौतिक वितरण के संबंध में जो कौन कौन से क्रियाएं की जाती हैं, उसका क्षेत्र कितना है और कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो भौतिक वितरण क्रिया है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, ग्राहकों की जो सेवा है उसको क्या करना, उसकी लागत जो है उसको क्या करना, कम से कम करना। और इसी कारण से जो है भौतिक वितरण का क्षेत्र है उसके अंतर्गत बहुत सारे निर्णय लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि कितना स्टॉक रखना है, भंडारण किस प्रकार से करना है और कौन सी सामग्री है, कौन सा उपकरण है उसका प्रयोग करना है, आदेश कैसे दिया जाना है, आदेश की पूर्ति किस विधि से की जाएगी। ये सारे जो निर्णय हैं कि उत्पादन से लेकर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले तक सभी क्रियाएं जो है भौतिक वितरण के अंतर्गत शामिल होती है। और ये जो निर्णय लिए जाते हैं इसके अंतर्गत वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही निर्णय और समय के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए, शीघ्र निर्णय क्या किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए, ताकि जो संस्था के ग्राहक है उसको जो है संरक्षण क्या हो, अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। तो उन्हीं निर्णय के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती है उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य होता है भौतिक वितरण के अंतर्गत स्टॉक का आकार निर्णय, मतलब साइज। किसका साइज, इन्वेंट्री का साइज जो है वो डिसाइड किया जाता है। भौतिक वितरण के अंतर्गत सबसे पहला निर्णय लेना होता है कि वस्तु का जो बहाव है, वस्तु जो है वो कितना स्टॉक रखा जाए, कितनी मात्रा में स्टॉक रखा जाए। देखिए, एक तो क्या होगा, अधिकतम स्टॉक रखा जाएगा या फिर क्या होगा, न्यूनतम। 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो अधिकतम स्टॉक होगा या फिर न्यूनतम स्टॉक होगा। तो अधिकतम स्टॉक का मतलब ये है कि किसी भी अधिकतम वस्तु का जब स्टॉक रखेंगे तो उसकी अधिकतम सीमा क्या है, कितनी होगी। और न्यूनतम से मतलब है कि किसी भी समय उस वस्तु का स्टॉक का जो है उस निर्धारित सीमा से है, क्या कम नहीं होना चाहिए। तो बिक्री का जो जितना पूर्वानुमान अगर सही लगाया जाएगा उतना ही व्यवसाय का जो लाभ है उतना क्या है, उठाया जा सकता है। तो स्टॉक का जो भौतिक वितरण है उसको करने के लिए उस पर कितना व्यय होगा, क्योंकि देखिए उसमें पूंजी पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, स्टॉक का क्या कराना पड़ेगा, बीमा कराना पड़ेगा, और स्टॉक के बारे में जो निर्णय लेना है उसके लिए जो सारे व्यय करने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो वस्तु है उसका स्टॉक बनाते समय ये पता रहना चाहिए कि इसमें जो प्रबंध के जो तरीके हैं उनमें से कौन सा तरीका जो है अपनाया जाएगा। एक तो होता है स्टॉक की क्या करना, सूची बनाना, और दूसरा होता है उसका क्या, मॉडल तैयार करना। तो जो सूची होती है उसमें जो है प्रत्येक वस्तु जो होती है
उसको स्टॉक के संबंध में उसकी क्या करते हैं, वस्तु का जो है आकार क्या करते हैं उसमें डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो मॉडल होता है उसमें केवल जो है फैशन वाली चीज़ें हैं उसी को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत जो है डिसाइड किया जा सकता है कि स्टॉक का आकार किस प्रकार से जो है निर्धारित किया जाएगा, अधिकतम स्टॉक होगा या न्यूनतम स्टॉक। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है भंडारण। भंडारण निर्णय, वेयर हाउसिंग निर्णय, ये जो है भौतिक वितरण का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भंडारण निर्णय, क्योंकि इसके अंतर्गत भंडार व्यवस्था मतलब कि जो बिक्री केंद्र है वो क्या करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। बिक्री केंद्र, इन निर्णय में जो सबसे बड़ी बात यही है कि ग्राहकों को जो माल की सुपुर्दगी है वो क्या होना चाहिए, शीघ्र, क्योंकि सभी चाहते हैं हमको क्या हो, तुरंत माल मिले, और व्यय जो हो वो क्या हो, कम से कम न्यूनतम व्यय हो, और ये सारी सुविधाएं जो है मिले। तो ग्राहकों के लिए जो स्वयं का भी क्या होता है, भंडार होता है, जिसके कारण जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उस विक्रय केंद्र तक जो है पहुंच सकते हैं। अब अगर वो विक्रय केंद्र तक पहुंचेंगे तो भंडारण संबंधी जो निर्णय लेते समय ये बात विचार करना होगा कि संस्था का जो भंडार है वो कहाँ होगा और किसके स्वामी में होगा, और वहाँ पर जो विपणन की संख्या है, संस्थाओं की संख्या है, वो कितना होगा। तो वो जो है भौगोलिक सीमा पर निर्धारण करती है, जहाँ पर अधिक ग्राहक होंगे वहाँ पर भंडार क्या होंगे, अधिक होंगे। तो जैसे कि मान लो 2 शहर है, जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करूँ तो जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, ये जो बड़े शहर है जहाँ कोई भी वस्तु जो बिकती है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो है दोनों शहरों में, तीनों शहरों में क्या है, भंडार जो है अधिक रखे जाने चाहिए। जिससे भंडार पर विचार करते समय अपन जो है 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो भंडार गृह होगा वो फैक्ट्री के क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए। अगर दूर होगा तो लागत जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा जो वितरण स्थान है वहाँ पर क्या होना चाहिए, भंडार गृह होना चाहिए, ताकि आसानी से क्या हो सके, वहाँ तक माल पहुँचाया जा सके। और कुछ जो वितरण स्थान है उसको क्या करना चाहिए, जो भंडार गृह है वहाँ पर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। तो भंडार के बारे में जो है निर्णय लेते समय भंडार का किस प्रकार से प्रयोग करना है, निजी भंडार कि वो कोल्ड स्टोरेज होगा, किस प्रकार से उसका भंडार गृह है, ये सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, इसके अंतर्गत निर्णय लेना पड़ता है। ये भी जो भौतिक वितरण की क्रियाएं हैं। इसके बाद देखिए इसी में ही निर्णय लेते समय जो थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है, उनका केंद्र कहाँ है, क्योंकि उनको भी क्या होना चाहिए, माल जो है आसानी से मिलना चाहिए। तो जहाँ पर फुटकर बिक्री केंद्र की स्थापना करते समय ये सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई नगर है, महानगर है, गांव भी हो सकता है, वहाँ पर ये निर्णय लेते समय जो है ग्राहक के किस प्रकार से है, उनके पास यातायात के साधन है कि नहीं है, माल को आने लाने ले जाने के लिए, आने जाने के लिए किस प्रकार के साधन उपलब्ध है, इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, भंडार का निर्णय लेना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है परिवहन निर्णय। ये जो है तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है परिवहन स्थान उपयोगिता, मतलब जो उपभोग है उसके समय को क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि परिवहन का जो निर्णय लिया जाएगा उसमें क्या है, स्टॉक को और भंडारण दोनों को बातों को भी क्या करना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सही समय पर सही माल उपलब्ध हो, सही हालत में और कम से कम लागत में। तो इसके लिए जो परिवहन सुविधाएं हैं उनका जो स्वामित्व है वो किसके ऊपर होगा, इन सारे चीज़ों का जो विचार करना क्या है, ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से जो है उनके पास जैसे मान लो स्वयं के जो वाहन होंगे कि जो पब्लिक साधन है उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सारे जो निर्णय हैं वो बड़ी बड़ी संस्थाओं को क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो परिवहन का निर्णय लेते समय ये भी तय करना चाहिए कि आप जो है ट्रेन के माध्यम से माल भेजेंगे या फिर ट्रक के माध्यम से माल भेजेंगे
या फिर वायु मार्ग है उसके माध्यम से माल भेजेंगे, क्योंकि इसी के कारण से क्या होगी, लागत में वृद्धि होगी। तो इसका चयन जो है ग्राहकों के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राहक जो है कितना आदेश देता है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो है भाड़े की राशि आएगी और उसको जो है ग्राहक वहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वस्तु का कैसा है, किस प्रकार का है, नाशवान वस्तु है कि टिकाऊ वस्तु है, उसके आधार पर जो है परिवहन का निर्णय लिया जा सकता है। फिर देखिए चौथा पॉइंट आता है वस्तुओं के उतार चढ़ाव का निर्णय। इसका मतलब है हैंडलिंग चार्जेस। तो वस्तुओं को जब एक स्थान से क्या किया जा रहा है, दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, तो वस्तुओं को क्या किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, फिर उसे उतारा जा रहा है। तो ये सारे संबंध में जो है निर्णय लेना पड़ता है कि किस प्रकार वस्तु को चढ़ाया जाए और किस प्रकार उसको उतारा जाए, जिससे क्या है कम से कम लागत आए। क्योंकि कई जगह जो है सुविधा के अनुसार जो है वस्तु को चढ़ाने उतारने के लिए जो कंटेनर है उसका उपयोग करते हैं और उसको जो है निश्चित संख्या में क्या करते हैं, पैक करते हैं। लेकिन भारत जो है अभी भी क्या है, यंत्रीकरण जो है नहीं हुआ है, जिसके कारण से वस्तुओं को जो है उतारने चढ़ाने में पैकेटों को किस प्रकार से बनाना है, ये सारी चीज़ों का जो है लकड़ी की पेटियों में जैसे भर कर रखते हैं, चाय के भंडार हैं, ये सारी चीज़ें जो है उतारने चढ़ाने में क्या होता है, उनको दिक्कत होता है। क्योंकि आज भी यहाँ पर जो माल किससे पहुँचता है, ठेलों के माध्यम से जो है माल को चढ़ाया और उतराया जाता है। तो प्रबंधक का ये भी दायित्व बनता है कि वो कौन सी मशीन का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, जिससे कि लागत क्या आ जाए, कम से कम आ जाए। इसके बाद पांचवा जो है आदेश का आकार निर्णय करना, मतलब साइज ऑफ ऑर्डर, इसका डिसीजन लेना। आदेश का आकार भी जो है वितरण के संबंधी बातों को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि आदेश का आकार कम मात्रा में आएगा तो लागत क्या होगी, बढ़ेगी, और ज़्यादा मात्रा में आएगा तो वितरण की लागत क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि माल को भेजने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हुए जो है निर्माताओं को अपने मध्यस्थों के लिए एक आदेश की क्या है, न्यूनतम मात्रा तय कर देना चाहिए कि आपको जो है इतना माल जो है हमको आदेश में एक साथ जो है आदेश के हिसाब से लेना पड़ेगा, ताकि वो क्या करे, एक साथ ज़्यादा माल ले जाएंगे तो लागत क्या आएगी, भेजने की लागत जो है कम आएगी। मान लो एक साथ एक ट्रक मंगा रहे हैं तो ट्रक क्या होगा, एक बार जाएगा, एक ही बार लागत आएगी। अगर आप आधा ट्रक माल मंगाएंगे तो आपको 2 बार मंगाना पड़ेगा और इससे क्या हो जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। तो आदेश का भी उनको आकार का जो है फिक्स वो करना चाहिए। इसके बाद देखिए छठवां जो महत्वपूर्ण कार्य है, आदेश को पूरा करने की प्रक्रिया। जो भौतिक वितरण है उसके संबंध में जो है विपणनकर्ता को ग्राहकों को से आने वाले जो आदेश हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी उनको क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए कि जो उनके आदेश है वो सही समय पर क्या कर सके, पूरा कर सकें। और आदेश के अनुसार क्या करना है, माल देना है। ऐसा नहीं कि आदेश पूरा करने हैं तो घटिया किस्म की कोई भी वस्तु बना करके दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि माल क्योंकि आदेश के अनुरूप नहीं होगा तो समय पर आदेश को पूरा भी नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी साख भी क्या होगी, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आजकल जो निर्माता है इस कार्य में एक क्या करते हैं, अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, जो क्या करता है पूरे आदेशों के रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करता है और देखता है कि आदेश को समय पर पूरा किया जा रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ जो है माल का लदान है इसको भी जो है जांच करके करता है, ताकि जो भेजे जाने वाली वस्तु है उसका जो है किस्म है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से माल मंगाया जा रहा है उसी किस्म का जो है उनको क्या करना चाहिए, वस्तु देना चाहिए। तो आदेश को पूरा करने की रीति जो है उसको भी जो है उसके संबंध में भी अच्छा और तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ये जो है स्वचालित मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको पूरा
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक वितरण के अंतर्गत जो है बहुत सारी ये 6 क्रियाओं को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तब जो है भौतिक वितरण की क्रियाएं जो होती है वो पूरी होती है। अब आगे अपन देखते हैं भौतिक वितरण की अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए आज का युग है जो कौन सा युग है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिस्पर्धाओं से भरा युग है, जिसमें क्या है दिनों दिन प्रतिस्पर्धाएं क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और प्रत्येक जो उत्पादक है मध्य से ये आशा करता है कि जब भी कोई वस्तु उसी आवश्यकता होगी वो क्या हो जाए, तुरंत उसके सामने क्या हो जाए, निर्धारित मात्रा में उपलब्ध हो जाए। अगर विलंब हुआ तो विक्रेता क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जो है वस्तु खरीदने से क्या करेगा, हिचकिचाएगा। देखिए अपनी भी बात होती है, अपन भी जब दुकान में क्या करते हैं, माल लेने जाते हैं, कुछ वस्तु खरीदते हैं, अगर वो अपने को टाइमली दे देता है तब तो अपन खुश हो जाते हैं, लेकिन यदि अगर वो अपने को देता नहीं है, अपन जितनी मात्रा में वस्तु मांगे हैं विलंब करता है, तो अपन जो है माल लेना पसंद नहीं करते, कि ऐसा लगता है ये हमको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो भौतिक वितरण का जो निर्णय है उसका प्रबंध अगर सही तरीके से करें तो यह सारी समस्याओं को क्या है, दूर किया जा सकता है। तो आधुनिक व्यवसाय में जो ये नियम बनाना चाहिए कि यदि कोई ग्राहक जो है अपने हाथों से निकल गया तो पुनः उसकी जो लौट कर आने की संभावना को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो इसी भौतिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो है व्यवसाय में जो है इसकी उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए भौतिक वितरण प्रणाली का महत्व है, सबसे पहला और सबसे बड़ा महत्व है वितरण लागत में कमी। यदि जो कोई व्यवसायी है अच्छी तरीके से प्रणाली का उपयोग करे तो लागत में क्या कर सकता है, कमी ला सकता है। और व्यवसायी को जो अपनी वस्तु का भंडार है उसको जो है कुछ ही क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे बाज़ार क्या हो, बढ़े, ग्राहकों की संख्या भी क्या हो, बढ़े, और जो वस्तुओं का जो आकार है मजबूत है वो उसको पैकिंग करना चाहिए, साथ ही उसका जो भंडारण की लागत है वो क्या है, कम से कम आए। और भंडारण की जो किराया है, क्योंकि भाई गोदाम रखेंगे तो उसका किराया भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो उसकी भी लागत जो है बचत हो उसकी भी, जिससे कि अच्छे मध्यस्थों का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। फिर देखिए दूसरा महत्व है बिक्री का सृजन करना। जो अच्छे भौतिक वितरण प्रणाली वाले व्यवस्था वाले होते हैं वो जो कंपनी की बिक्री को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए मध्यस्थों के पास क्या होगा, स्टॉक होगा, तो जो स्टॉक उन लोग रखेंगे उसको क्या है, ना तो कम रखना और ना ही ज़्यादा रखना। तो जब भी विक्रेताओं के पास माल मौजूद होगा तो उपभोक्ता क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार माल को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। इससे उनकी माल की बिक्री में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ग्राहकों के दिल में भी वो वस्तु क्या हो जाएगी, जम जाएगी, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग क्या करेगा, हमेशा करेगा। तो वितरण लागत में भी इससे कमी आती है और बिक्री में भी क्या होता है, सृजन होता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है उत्पादन और उपभोग में समायोजन करना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो भौतिक वितरण है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्पादन के बाद से स्टार्ट होता है, और उपभोग के बाद क्या होता है, ख़त्म होता है। तो इसमें जो है समय और सेवा, ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। समय और सेवा दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें अंतर्गत। तो भौतिक वितरण के अंतर्गत एक अच्छी भंडारण सुविधा जो है, मौसमी माल है उसको क्या है, संग्रहित करके रखने और वर्ष भर उपभोक्ताओं के उपयोग को क्या करना, बनाए रखना। जैसे जैसे उनकी मांग होती जाएगी वैसे वैसे अपन क्या करते जाएंगे, उसकी पूर्ति करते जाएंगे। जैसे कोई ख़राब होने वाले जो डिब्बे हैं उसको डिब्बे में अच्छे से पैक करके क्या करना, रखना। जैसे दूध आदि सामान है उसको जो है अच्छे से पैक करके फिर क्या करना, उसको स्टोर करके उसका क्या करना, विक्रय करना। तो जिससे उत्पादन और उपभोग दोनों में समायोजन बना रहे। फिर देखिए भौतिक वितरण प्रणाली का चौथा महत्व है मूल्य स्थिरीकरण करने में भी क्या है, ये सहायक है। क्योंकि जो भौतिक वितरण है उसका समय और स्थान दोनों ही उसकी क्या करते हैं, उपयोगिता प्रदान करते हैं, समय को भी और स्थान को भी। तो
उत्पादन और उपभोग में जो सामंजस्य बनाते हैं, जैसे उत्पादित किया हुआ माल क्या करते हैं, संग्रह करके रखते हैं और फिर जब उसकी मांग आती है उसको क्या करते हैं, वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं की जो कीमत है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि वो वस्तु को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एक साथ पर्याप्त मात्रा में बना करके उसको भंडार करके क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि मार्केट में जो है वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता होते रहे और जो माल में जो है कमी नहीं आने देते हैं और वस्तु जो है ग्राहकों को हमेशा क्या होती रहती है, उपलब्ध होते रहती है। तो इस प्रकार से जो मूल्य स्थिरीकरण है वो उपभोक्ताओं का शोषण उससे नहीं होता और माल का अगर अभाव जो है बाज़ार में हो जाता है तो इससे जो है काला बाजारी की जो समस्या है, चोर बाजारी की समस्या भी पैदा नहीं होती। इसके बाद देखिए 5वां जो महत्व है, उत्पाद नियोजन में भी क्या है, ये सहायक है। ये जो है प्रोडक्ट के प्लानिंग करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें देखिए परिवहन और भंडारण ये दोनों क्रियाएं आ रही है जो कि उत्पाद के नियोजन से क्या है, संबंधित है। तो वस्तु का आकार, पैकिंग, वजन, ये सारे निर्णय लेते समय भंडार और परिवहन की सुविधाओं को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद है वितरण मार्ग का निर्धारण। भौतिक वितरण जो है वितरण मार्ग की लंबाई और गहराई को भी क्या करता है, निर्धारण करता है। देखिए उत्पादन वितरण का जो माध्यम है उसका चुनाव करना है तो ऐसे माध्यम का चुनाव करना चाहिए जिससे कि क्या हो, वितरण जो है आसानी से हो सके। तो जो भौतिक वितरण है वो वितरण के मार्ग भी क्या करता है, डिसाइड करने में सहायता देता है। इसके बाद लास्ट और इम्पॉर्टेंट इसका महत्व है समय और स्थान। ये दोनों की उपयोगिताओं को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। समय और स्थान दोनों की उपयोगिता को, जो भौतिक वितरण प्रणाली है उसमें समय और उपयोग दोनों की उपयोगिता का क्या करता है, सृजन करता है, क्योंकि भंडारण और परिवहन ये दोनों जो क्रियाएं हैं इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं, प्रमुख अंग है जो इनको क्या करती है, सहयोग करती है। जैसे कि जो मौसमी वस्तुएं हैं उसके जो उत्पादक है उसका स्टॉक बनाए रखना और जो गैर मौसमी मांग है उसकी पूर्ति करना और वर्ष भर जो है स्टॉक को बनाए रखना, जिससे समय उपयोगिता भी क्या होती है, पैदा होती है। इसी प्रकार से परिवहन के द्वारा भी जो है इनको क्रय स्थानों पर क्या किया जाता है, समय पर पहुंचाया जाता है। तो समय प्लस स्थान दोनों का क्या है, इस दोनों के अंतर्गत इसकी क्या है, उपयोगिता है। समय पर स्टॉक उपलब्ध कराना और सही स्थान पर क्या करना, माल पहुंचाना। सो स्टूडेंट, भौतिक वितरण जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बिना वितरण की प्रक्रिया, विपणन की प्रक्रिया जो है संपूर्ण नहीं होती। जैसा कि आप विपणन के बारे में जानते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन करने से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं के बाद की भी सारी क्रियाएं जो है विपणन के अंतर्गत आती है। तो ये जो भौतिक वितरण है वो विपणन का ही एक कार्य है, भौतिक वितरण का कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बिना एक उत्पादक जो है सफल नहीं हो पाएगा। अगर भौतिक वितरण जो है सही तरीके से किया गया तो जो वस्तु है वो भी ग्राहक को संतुष्ट करने में क्या होगी, सहायक सिद्ध होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है भौतिक वितरण के कार्य बताए हैं और भौतिक वितरण प्रणाली का जो महत्व है, कितना इसका इम्पोर्टेंट है, वो बताए हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, इसके 3 पार्ट है। तो आप जो है तीनों पार्ट देख लेंगे, जिससे कि आपको पूरा जो भौतिक वितरण का टॉपिक जो है सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका जो है सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।